स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की कक्षा में। चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसका एक पहला पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें आपने वो मेथड पढ़ा था जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही जीता हुआ माना जाएगा। उस मेथड में हमने ये देखा था कि जिस हिसाब से व्यक्ति पार्टी को वोट का परसेंटेज मिलता है उस अनुपात में उसको सीटें नहीं मिलती। वोट परसेंट से ज्यादा या कम सीटें प्राप्त होती हैं, इसलिए आलोचकों ने उसको अलोकतांत्रिक भी कहा था, क्योंकि उसमें वोट के परसेंट और सीटों की संख्या में बराबरी मतलब अनुपात ठीक नहीं होता है। अब हम जो दूसरा सिस्टम आज पढ़ेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें हम ये देखेंगे कि व्यक्ति जो चुनाव में मत देने वाले व्यक्ति होते हैं वो जिस अनुपात में जिस पार्टी को वोट डालते हैं उसी अनुपात में उस पार्टी से व्यक्ति चुने जाते हैं सरकार के लिए। यानी वोट में एक पार्टी को जितना वोट का परसेंटेज मिलेगा उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी उसको। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो तरह के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक तो ये होता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, और जो कि इजराइल और नीदरलैंड में यही मेथड है। दूसरा मेथड होता है कि एक देश को बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जो कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल में यही सिस्टम है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र, जैसे हमने पहले देखा था कि जितने कैंडिडेट चुने जाने हैं देश में, जो पहले मेथड पढ़ा था ना कि जिसमें जिसको ज्यादा मत प्राप्त हो जाए वो जीत जाए, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने कैंडिडेट चुने जाने हैं, जैसे भारत में हमने देखा था कि 543 व्यक्ति चुने जाने हैं, तो देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों से में बांटा जाएगा और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाएगा। लेकिन यहाँ पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र है, और यहाँ जो चुना जाएगा वो जितने व्यक्ति सरकार के लिए चाहिए, जितने जैसे अपने यहाँ लोकसभा में 543 लोग चुने जाते, तो वहां उस देश में जितने लोगों को चुना जाना वो सारे लोग जो हैं उनकी एक लिस्ट जारी कर दी जाती है। उस लिस्ट में हर पार्टी अपने अपने जिन लोगों को वो चुनाव के लिए खड़ा करना चाहती है वो उन लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल कर देती है। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम शामिल होते हैं, जितने लोग चुने जा रहे हैं उतने लोगों के लिस्ट में नाम शामिल कर दिए जाते हैं। और इजराइल और नीदरलैंड जैसे देश हैं उनमें पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, पूरे देश के लिए एक लिस्ट जारी होती है। और जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है इसमें क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि एक निर्वाचन क्षेत्र एक व्यक्ति चुना जाएगा। इसमें देश को कुछ बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र में कई सदस्यों की एक एक लिस्ट हर पार्टी के द्वारा जारी कर दी जाती है। जैसे कि बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र, इसमें से एक एक लिस्ट जारी कर दी जाती है। जितने भी लोगों को चुना जाना है वो उनके नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। हर पार्टी की अपनी अलग लिस्ट होगी। मान लीजिए कि 4 पार्टियां हैं, पार्टी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी। तो हर पार्टी अपनी अलग अलग अपने कैंडिडेट्स की अलग अलग इस तरह से लिस्टें बना लेंगी, जिसमें उनके कैंडिडेट के नाम होंगे जिनको कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा करना चाहती है। इसमें वो उनके जो ज्यादा प्रमुख नेता होंगे उनके नाम ऊपर दिए होंगे और वरीयता के हिसाब से उनके नामों को ऊपर दिया जाएगा। तो जहां इसमें इस मेथड में जो इजराइल और नीदरलैंड में, इसमें क्या होता है, पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है और जितने लोगों को चुनना होता है वो पार्टी एक लिस्ट जारी कर देती है। यहाँ बहुसदस्यीय में क्या होता है, बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांटा जाता है और जितने निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं उतनी ही लिस्टें वो पार्टी जारी करती है। अब इसमें क्या होता है कि जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले, मान लीजिए ये पार्टी ए है, मान लीजिए कि इसको 20% वोट मिलते हैं और मान लीजिए इसको 25% वोट मिलते हैं, बी पार्टी को, मान लीजिए सी पार्टी को भी 25% वोट मिलते हैं, और ये जो डी पार्टी है उसको मान लीजिए 30% वोट मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ ऐसा नहीं होगा कि इसको 30% मिले, ज्यादा मिले तो इसको चुना हुआ मान लिया जाएगा, इसकी लिस्ट को चुना हुआ मान लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस लिस्ट को, मतलब ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को जितने वोट मिले हैं, जितने परसेंट वोट मिले हैं, उतने ही परसेंट उनके कैंडिडेट इनकी लिस्टों में से चुन लिए जाएंगे। मान लीजिए इसको 20% वोट मिले पार्टी ए, तो इसकी जो पूरी लिस्ट है उसमें से 20% लोग जो है वो चुन लिए जाएंगे। इसमें मान लीजिए बी पार्टी को 25%, तो 25% लोग इसके चुन लिए गए, इसके भी 25% लोगों को चुन लिया गया, और डी पार्टी को मान लीजिए 30% वोट मिले हैं
तो इस पे 30% लोगों को चुन लिया जाएगा। अब जो सरकार बनेगी उसमें ये सब परसेंटेज के हिसाब से लोगों को शामिल किया जाएगा। यानी जैसे भारत में होता है कि एक ही पार्टी की सरकार बनती, ऐसा नहीं होगा। अब जो सरकार बनी उसमें 20% इस पार्टी के व्यक्ति, 25% इस पार्टी के, 25% इस पार्टी के और 30% इस पार्टी के व्यक्ति चुने जाएंगे। मतलब इसमें क्या हुआ कि कोई किसी का भी वोट बेकार नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने भी जिस पार्टी को वोट दिया था, जिस अनुपात में वोट दिया था, उसी अनुपात से उसके प्रतिनिधि सरकार में शामिल कर लिए जाएंगे। हालांकि डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक प्रणाली तो है ये, क्योंकि इसमें किसी के भी वोट बेकार नहीं हुए हैं। जितने भी परसेंट वोट जिस भी पार्टी को मिले हैं उतने ही उसके कैंडिडेट शामिल कर लिए गए हैं सरकार में। तो ये तो इसका फायदा है कि ये सच्चे अर्थों में डेमोक्रेटिक पद्धति है। लेकिन हाँ, इसमें एक समस्या ये आती है कि ये सरकारें मिलीजुली होगी, क्योंकि सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ परसेंट वोटों का मिलता ही है और उस अनुपात में लोग शामिल कर लिए जाते सरकार में। तो ऐसी स्थिति में जब अलग अलग विचारधारा के अलग अलग मुद्दों को समर्थन देने वाले लोग एक सरकार में शामिल हो जाते हैं तो सरकार में निर्णय लेने की मुश्किल आ जाती है। अगर कोई आपातकाल हो जाए, विशेष संकटकालीन परिस्थिति आ जाए जिसमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो इस तरह से जो सरकार बनती है वो सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती। कई बार ऐसा होता है कि ये पार्टियां होती हैं उनमें आपस में इतनी खींचतान हो जाती है कि शासन को चलाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने दो मेथड देखे। अब हम इन दोनों मेथडों की तुलना करके देखेंगे। यहाँ आपने देखा कि पहले जो आपने पद्धति पढ़ी थी कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीता, उसमें आपने देखा था कि व्यक्ति जो वोट डाल रहा है वो एक व्यक्ति को चुनने के लिए वोट डाल रहा है जिसके बारे में उसको जानकारी होती है और वहां वोट कैंडिडेट को दिया जा रहा है, और यहाँ वोट जो दिया जा रहा है वो लिस्ट को दिया जा रहा है। तो यानी पार्टी को दिया जा रहा है, या एक कैंडिडेट नहीं है, पार्टी ने पूरी लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट पे वोटिंग हो रही है। तो ये यहाँ पर वोट पार्टी को दिया जा रहा है और जो हमने पहले पद्धति पढ़ी थी उसमें वोट व्यक्ति को दिया जा रहा था। अब हम इन दोनों पद्धतियों की तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि ये दोनों पद्धतियां किस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बच्चों, अब हम इन दोनों मेथड में तुलना करके देखेंगे कि तुलनात्मक रूप से कौन सा मेथड है, किससे कैसे डिफरेंट है। पहला हमने लिया है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और दूसरा लिया है हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो जहां तक ये जो मेथड है इसमें पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, क्योंकि हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाता है। और ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसमें बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, कहीं कहीं तो पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र होता है और इसमें जितने लोगों को चुना जाना उनकी पूरी लिस्ट जारी की जाती है। इस प्रणाली में एक व्यक्ति को चुना जाता है और इसमें कई लोगों को चुना जाता है। ये जो सर्वाधिक वोट पाने वाली प्रणाली है इसमें प्रत्याशी को यानी कैंडिडेट को वोट दिया जाता है, और ये जो दूसरा मेथड है समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला, इसमें पार्टी को वोट दिया जाता है। इसमें कैंडिडेट से मतलब नहीं होता, व्यक्ति पार्टी को वोट देता है। अब यहाँ जो मेथड है सर्वाधिक वोट पाने वाली पद्धति, इसमें वोट के अनुपात में पार्टियों को सीटें नहीं मिल पाती। हो सकता है वोट के परसेंटेज से ज्यादा मिल जाए या हो सकता है कि वोट के परसेंटेज से कम सीटें मिले। जबकि ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसमें वोट का जितना परसेंटेज प्राप्त होता है उतनी ही सीटें भी प्राप्त होती है। ये जो सर्वाधिक वोट पाने वाली पद्धति है इसमें जो भी उम्मीदवार विजयी होता है उसको केवल सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने होते हैं। 50% से अधिक ऐसी कोई भी शर्त नहीं होती है कि जब तक आप 50% से अधिक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक, मतलब 50% किसका कुल वोटों का, कुल वोटों के 50% से अधिक जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप विजयी घोषित नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वो जीत जाता है। और लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 50% से अधिक वोट मिल जाते हैं तभी उस व्यक्ति को जीता हुआ माना जाता है। ये जो मेथड है सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत, ये प्रणाली जो है वो इंग्लैंड में भी पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है और भी कुछ देशों में पाई जाती है। भारत में एमपी और एमएलए के जो चुनाव होते हैं वो इसी मेथड के द्वारा किए जाते हैं। और ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके एग्जाम्पल में आप इजराइल को ले सकते हैं, नीदरलैंड को ले सकते हैं। हालांकि भारत में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के लिए
और विधान परिषद के लिए, इन इन चारों चीजों में चुनाव के लिए इसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस वीडियो के अगले भाग में यानी पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से निश्चित कोटा के आधार पर वोट परसेंटेज निकाला जाता है कि विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिलने चाहिए। ये एक निश्चित कोटा निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है और किस तरह से एक उम्मीदवार को विजयी माना जाता है, ये सारी बातें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप अगर इसका पहला पार्ट नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के एंड में आपको पहला पार्ट दिया जाएगा, उस लिंक को आप उसको टच करके पहले पार्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक पढ़ना जारी रखिए। अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, आप कुछ और समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पढ़ाई जारी रखिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।